नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दौरा आज है। घोसी विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मऊ दौरा आज। घोसी विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश। सपा प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश की जनसभा। घोसी विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। सपा प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश की जनसभा आज बापू इंटर कॉलेज मैदान में पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए जनसभा करेंगे सपा सुप्रीमो। आज बापू इंटर कॉलेज मैदान में पहुंचेंगे अखिलेश। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए करेंगे जनसभा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मऊ दौरा आज। घोसी विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश। सपा प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश की जनसभा आज। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज मऊ दौरे पर हैं। घोसी विधानसभा के कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार करते हुए आज नजर आने वाले हैं। आज बापू इंटर कॉलेज मैदान में पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए करेंगे जनसभा। घोसी विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए साख का चुनाव माना जा रहा है। ऐसे में जहां आज अखिलेश यादव सुधाकर सिंह के लिए जनसभा करेंगे, वहीं 2 सितंबर को योगी आदित्यनाथ भी अपने कैंडिडेट के लिए रैली करते हुए नजर आएंगे। माना यह जा रहा है कि घोसी उपचुनाव का यह नतीजा कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और यही वजह है कि दोनों ही सुप्रीमो, चाहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात की जाए या बीजेपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, कोई कोड़ कसर इस सीट पर छोड़ना नहीं चाहता। आज अखिलेश यादव इसी उपलक्ष्य में मऊ में पहुंचे हैं। जनसभा करते हुए नजर आएंगे। घोसी विधानसभा सीट के अपने कैंडिडेट के लिए सुधाकर सिंह के लिए। वहीं 2 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी रैली होनी है। आज बापू इंटर कॉलेज में मैदान में पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता आशीष वर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आशीष, जिस तरह से आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मऊ पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करते हुए नजर आने वाले हैं, क्या लगता है किस तरह का कार्यक्रम है और कितनी भीड़ जुटने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए जिस तरीके से घोसी विधानसभा पे उपचुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर के चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार करते दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर बात की जाए तो देखिए 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए भी काफी अहम मायने रखता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफी मायने रखता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दोनों ही अपनी साख बचाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आज समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, वो घोसी विधानसभा में हुंकार भरेंगे, प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, वोट मांगने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट सार्वजनिक की थी, जो स्टार प्रचारक थे, चाहे वो बात कर ली जाए राम गोपाल यादव की बात कर ली जाए या जो अलग अलग जिस तरीके से सभी दल के जो लोग हैं वो लगातार जिस तरीके से प्रचार प्रसार करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के भी स्टार प्रचारक वो भी लगातार प्रचार प्रसार करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आज अखिलेश यादव एक बड़ी जनसभा को आयोजित करेंगे और इस तरीके से प्रचार प्रसार करते दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस सीट पर चुनाव और साख का चुनाव माना जा रहा है, आज कितनी भीड़ जुटेगी, किस तरह की तैयारी समाजवादी पार्टी ने इस जनसभा को लेकर की है?
देखिए, एक बड़ी संख्या देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी के लिए ये सीट काफी अहम मायने रखती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। देखिए, जितने भी उपचुनाव हुए हैं, बीते दिनों जितने भी उपचुनाव हुए हैं, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफी अच्छा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए सबसे खास रह जाता है कि घोसी विधानसभा सीट बचाना। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अखिलेश यादव पूरी अपनी जो ताकत है वो घोसी विधानसभा सीट पे लगा रहे हैं, क्योंकि यहीं से ही 2024 का भी रास्ता कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने भी अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दे दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, तो अब कहीं ना कहीं जो लड़ाई है घोसी विधानसभा सीट पर, वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां प्रचार प्रसार करते दिखाई दे रही हैं, दोनों ही पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार करते दिखाई दे रही है। इस तरीके से आज अखिलेश यादव अपना प्रचार प्रसार करते दिखाई देंगे, तो वहीं बीते एक दो दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार प्रसार करते दिखाई देंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से प्रचार प्रसार करते दिखाई दिए थे, जिस तरीके से शिवपाल यादव अपना प्रचार प्रसार करते दिखाई दे, तो ऐसे ही दोनों ही पार्टियां जोर शोर लगा रही हैं, क्योंकि घोसी विधानसभा सीट ऐसी विधानसभा सीट है जो भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लेना चाहती है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने बोला कि दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश यहां पर करती हुई नजर आ रही हैं, एक तरफ सपा सुप्रीमो आज जनसभा करते हुए नजर आएंगे, वहीं 2 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी रैली है। इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। तो लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं घोसी विधानसभा की सीट अब उत्तर प्रदेश में साख की सीट बन गई है। देखना होगा कि आने वाले समय में एनडीए वर्सेस इंडिया को लेकर इस सीट पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आशीष, लगातार हम जिस तरह से आपसे बातचीत कर रहे थे, एक बार फिर से आपका कनेक्शन यहाँ पे हुआ है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से यहाँ पर सपा सुप्रीमो की चाहे हम बात कर लें, चाहे हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, दोनों ही लोग यहाँ पर पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात से गंभीरता का पता लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी सीट अब दोनों के लिए, या ये मान लें कि एनडीए वर्सेस इंडिया के लिए यहाँ पर है। क्या लगता है आपको कि क्या इस सीट पर जीत हार जो है वो आगे 2024 के चुनाव की रणनीति भी तय करेगी? दूसरी बात यह है कि पिछली बार जब इस सीट पर दारा सिंह चौहान ने चुनाव जीता था तब वो समाजवादी पार्टी से थे, तो इस बार समीकरण किस तरह से बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, किसी अगर बात की जाए, जिस तरीके से दारा सिंह की अगर बात की जाए, तो दारा सिंह समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी में रह करके चुनाव उन्होंने जीता था। ऐसे में अब जिस तरीके से दारा सिंह ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो ये उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में देखिए, दोनों ही पार्टी के लिए एक काफी अहम हो जाता है, क्योंकि यही एक रास्ता तय करता है 2024 के लिए। अगर समाजवादी पार्टी घोसी विधानसभा सीट जीतती है, तो कहीं ना कहीं 2024 का रास्ता समाजवादी पार्टी के लिए साफ हो जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी घोसी विधानसभा सीट जीतती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन गठबंधन की अगर बात की जाए, जिस तरीके से तालमेल देखे जा रहे थे कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी, बहुजन समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी, तो इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिली हैं। हालांकि दोनों अगर देखा जाए घोसी विधानसभा सीट से, तो करीब 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लेकिन जो सबसे अहम है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रचार प्रसार करती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो घोसी विधानसभा सीट पर लगातार अपनी नजर बनाए हैं, लगातार प्रचार प्रसार करते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के भी जो स्टार प्रचारक है वो लगातार घोसी विधानसभा सीट पर अपना प्रचार प्रसार करते दिखाई दे रहे हैं। सबसे अहम यही हो जाता है कि घोसी विधानसभा सीट किसके खेमे में जाती है, ये देखना होगा। हालांकि ये तो अब पिछले दिनों में देखने को मिल जाएगा कि घोसी विधानसभा सीट किसके खेमे में जाती है, कौन तो उस सीट पे जीत हासिल करता है, कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतता है कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीतता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी यही कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से घोसी विधानसभा सीट को लेकर आशीष सुधाकर सिंह की यदि दावेदारी की हम यहाँ पर बात करें, तो दावेदारी कितनी मजबूत है? क्योंकि दारा सिंह चौहान पिछली बार भी ये सीट जीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जरूर हाई होगा। अब पार्टी के समीकरण जरूर बदले हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। यहाँ पर यदि समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट की बात करें, तो कितनी मजबूती से खड़े हो रहे हैं और क्या आपको आगे का रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है उनके लिए?
देखिए, यह सबसे अहम है जिस तरीके से दारा सिंह ने समाजवादी पार्टी में रह करके जीत हासिल की थी, समाजवादी पार्टी का वो चेहरा देखे गए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं दारा सिंह की अगर बात की जाए तो दारा सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी का जब से उन्होंने दामन थामा है तब से लगातार एक ये कहा जा सकता है कि जो दोस्ती की जनता है वो कहीं ना कहीं दारा सिंह की तरफ देखी जा रही है। लेकिन कयास में ये लगाए जाते, अब फिलहाल यही अभी कहा जा सकता है कि 2024 का रास्ता जो है यही घोसी विधानसभा सीट से ही साफ होगा कि 2024 में किस तरीके की रणनीति रहती है। क्योंकि देखिए, दोनों ही पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही पार्टी अपना जोर शोर दिखाई दे रही है। उपचुनाव की अगर बात की जाए, क्योंकि बीते जितने भी उपचुनाव हुए हैं, चाहे वो आजमगढ़ की बात कर ले, चाहे वो लखीमपुर की बात कर, जितने भी उपचुनाव हुए हैं उन उपचुनाव पर अनुमान देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक है वो यही दावा कर रहे हैं कि घोसी विधानसभा सीट से जीत उन्हीं की होगी। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा कि जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है, तो वक्त बताएगा। जी बिल्कुल आशीष, यहाँ पर एक और एंगल में यहाँ पर समझना चाहूंगी। जिस तरह से बसपा ने यहाँ पर अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा है, हालांकि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन मिल चुका है, तो यहाँ पर हम एनडीए वर्सेस इंडिया की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी की यदि बात करें तो उनकी कैंडिडेट ना उतारने से किस पार्टी को ज्यादा लाभ मिलता नजर आ रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं उसका वो इधर उधर हो सकते थे यदि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता तो। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का अगर कैंडिडेट खड़ा होता तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं सेंधमारी होती। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से समर्थन दे दिया है। अब जिस तरीके से ये कहा जा सकता है वोट बैंक की जो लड़ाई है, वोट बैंक की लड़ाई में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से पूरा फायदा होता दिखाई देगा। क्योंकि देखिए, एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रही है। ऐसे में अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रह जाती है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चुनाव में जीत हासिल करती दिखाई देगी। क्योंकि पीछे के जितने भी रिकॉर्ड अगर देखे जाए, जितने भी पीछे उपचुनाव हुए हैं उन उपचुनाव में न कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट उतारा, न बहुजन समाज पार्टी ने। और जाहिर सी बात है जो लड़ाई पीछे उपचुनाव में देखने को मिली है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिली है। और सारे उपचुनाव में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल होती दिखाई दी है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतते दिखाई दिए। अब जिस तरीके से उपचुनाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत जी बिल्कुल आशीष आप बने रहिएगा हमारे साथ। बात करेंगे जिस तरह से घोसी की बात कर रहे थे उसके बाद अब बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज महाराज परमहंस दास अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे। बता दें कि अखिलेश यादव से अयोध्या के महाराज परमहंस दास ने शिकायत की है। वहीं हिंदू धर्म विरोधी विवादित बयानों को लेकर वो अखिलेश के पास पहुंचे थे। साथ ही महाराजगंज परमहंस दास ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से आशीष लगातार बने हुए हैं। जी आशीष, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर अब उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ देश में भी हलचल तेज हुई है, ऐसे में स्वामी अखिलेश यादव के पास शिकायत लेकर पहुंचे थे, इस बाबत क्या जानकारी आप तक पहुंची है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादों में फंसते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से विवादित बयान दिया था उसको लेकर के राजनीतिक गलियारा गरमाया था। अब एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है जिसको लेकर के जो हिंदू धर्म गुरु हैं उनको कहीं ना कहीं हताश पहुंची है। और यही वजह है कि आज अयोध्या के जो महंत है वो अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं, उनके जो सरकारी आवास है वहां पर पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। अखिलेश यादव से मिलने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बयानबाजी कहीं ना कहीं हिंदू के जो धर्म के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं हताहत हो रही है।
ऐसे में उनको या तो पार्टी से निष्कासित किया जाए या फिर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, जिस तरीके से ये कहा जा सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य अपने जिस तरीके से बोले बयान कहे जा सकते हैं, जो लगातार देते रहते हैं, जिसको लेकर के वो चर्चा का विषय बने रहते, इससे पहले भी कई बयान दिए, चर्चा का विषय बने रहे, और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कल ये बयान दिया उसके बाद से ही राजनीतिक गलियारा जो है वो गर्माता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर केवल यूपी में ही नहीं, अलग अलग जगहों पर जो हिंदू समाज के लोग हैं, संत समाज के लोग हैं, वो लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर अभी तक कुछ प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखिए, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो विवादित बयान दिया था, जिस तरीके से बयानबाजी वो करते हैं, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से इससे पहले भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कई बार इन्हीं सवालों को लेकर के जब पूछा गया था तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसी भी तरीके का जवाब नहीं दिया था। एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा का विषय बने हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से साधु संतों के जो जी बिल्कुल आशीष जिस तरीके से बयान दिया है उसको लेकर के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। जी आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे अगली खबर की। फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1985 से 86 के बाद उत्तर प्रदेश में विकास के मामले में अंधकार का एक लंबा दौर देखा। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा बहुत अलग हो गई। यहाँ के व्यापारियों और नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अंधकार से निकलकर बीमारू राज्य बनने की ओर बीमारू के साथ अग्रसर हुआ है और अब एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश ने 1985-86 से लेकर के बीच के कालखंड में, जिसे घोर अंधकार का युग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, जिसने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में बदल दिया था। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाएं बहुत भिन्न हो गई थी। यहां के युवाओं के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने और यहां के नागरिकों के सामने एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था। मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश अपने इन सभी अंधकार के युग से उभर करके, बीमारू राज्य से उभर करके एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो चुका है। पीलीभीत लोकसभा से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने गांधी परिवार के विरोधियों पर तंज कसा है। उन्होंने यहां अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत से कहा है कि मीठी मीठी बातों में वोट देने की जरूरत नहीं है, वोट काफी सोच समझ कर दें। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जैसा काम करें खुद का दिमाग लगाएं। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं। मैं चाहता हूं ये जमीन हम उनके लिए सींच के जाएं। मैं चाहता हूं कि महाराज जी ले लीजिए, फिर क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है कोई जरूरी हो। क्यों मत सुनो, इधर आ जाओ। आप बिल्कुल इनको ऐसा मत करो कल जाके ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। समय की गति को समझा करो महाराज जी। मुझे लगता है समय अच्छा आ रहा है। यूपी के प्रयागराज में 10वीं की एक छात्र की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। स्कूल से चचेरी बहन के साथ वापस लौट रही थी। छात्र की हत्या का आरोप दूसरे समुदाय के युवकों पर लगाया गया। बताया जा रहा है कि छेड़खानी का विरोध करने पर युवकों ने पीट-पीटकर उसे मार डाला। वारदात के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। आपको बता दें कि घटना यमुना पार इलाके कि खीरी थाने की बताई जा रही है, जहां बीते सोमवार को स्कूल से अपनी चचेरी बहन के साथ लौट रहे छात्र की हत्या कर दी गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। देर शाम तक हंगामा चलता रहा। बवाल बढ़ता देख पुलिस कमिश्नर समेत कई आला अफसर मौके पर पहुंचे और मामले का निपटारा किया। अब नहीं नाम नहीं पता, तीन लोग त्रिपुरा के सामने मारा गया है। हाँ, घटना स्थल जो अस्पताल सामने वाले में मारे ना। अच्छा, जो अस्पताल है
अच्छा। परमानेंट स्मारक इंटर कॉलेज में बच्चों के बीच कुछ विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसको टीचर्स के द्वारा शांत कराया गया। उसके बाद स्कूल छूटने के बाद बाहर भी झगड़ा हुआ, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई, इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको समाप्त कराया गया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। कोटा में छात्र की आत्महत्या के बाद सियासत जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सिर्फ छात्र की मौत नहीं, कांग्रेस इस राज में अपराध हो रहे हैं, कोई जांच नहीं होती। राजस्थान सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। स्टूडेंट की क्या साहब, इस कांग्रेस के शासन के दौरान आप थानागाजी की घटना से, गैंगरेप की घटना से ले आप, मैं आपको 1000 से ज्यादा घटनाएं बता दूंगा। स्टूडेंट हो, महिला हो, किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, कितनी घिनौनी हत्याएं होगी है। कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि सरकार तुष्टीकरण की नीति पे चलती। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपनी बड़ी बहन से राखी बंधवाई है। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि सीएम की बड़ी बहन विमला देवी एक बिस्तर पर बैठी हुई हैं और पास में सीएम गहलोत बैठे हैं। विमला काफी उम्रदराज है और अपने भाई को राखी बांधकर आशीर्वाद देती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो जोधपुर से सामने आया है। गाजियाबाद में हाथरस पार्ट 2 होते होते रह गया। बता दें कि क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में सृष्टि सोसाइटी में महिला वार्ड गार्ड के साथ रेप की घटना का मामला सामने आया, जहां परिजनों ने गैंगरेप की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि आज सुबह पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के बाद गाजियाबाद पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस रात में अंतिम संस्कार कराने में जुट गई। सभी परिजनों ने मीडिया को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मीडिया के पहुंचते ही मौके से पुलिस अफसर निकल गए। मीडिया कवरेज ना कर सके, इसके लिए पूरे हिंडन समाचार घाट की स्ट्रीट लाइट के साथ ही साथ लाइट बंद कर दी गई। वहीं परिजनों का कहना है कि उनके यहां रात में अंतिम संस्कार कराए जाने की परंपरा नहीं है। ऐसे में उन्होंने पुलिस से सूर्योदय के बाद अंतिम संस्कार कराए जाने की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। है जिसके साथ बहुत जातीय हुई है, उसके साथ गैंग रेप किया गया है। सृष्टि एक सोसाइटी है, ZCC करके उनकी सोसाइटी के जो गार्ड, उनके साथ उन्होंने गार्ड की ड्यूटी करता था। जो हमारी मदर मतलब पर डे 11 बजे, 11:30, 12 बजे लंच देने जाती है और लंच दे के आती है। उस कल के डेट संडे के दिन भी दे के गई। वो अच्छा फिट थी, जॉब कर रही थी, लेकिन 12:30-2 के बीच में उनको कॉल आता है घर से कि आपकी बच्ची वृंदावन हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत सीरियस कंडीशन में, आप जल्दी पहुंच जाइए। वहां जाके देखा तो उनकी ऑक्सीजन की सारी नलियां लगी हुई थी। वो बोलने की बॉडी लैंग्वेज उसका कोई काम नहीं कर रहा था, आंखें भी बंद हो चुकी। काफ़ी देर तक सलाइन चलने के बाद जब कोई पता नहीं चला तो वहाँ से फिर रेफर कर दिया गया दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ भी चली दवा। फिर रात को करीब 3 बजे उन्होंने दम तोड़ा। हमें धमकी दिया जा रहा है, मेरे बेटे से धमकी दिया जा रहा है, तुम ज्यादा हमसे सवाल पूछोगे तो तुम्हारा रेप केस में नाम लगा देंगे बहन के साथ और तुम्हें अंदर करा जाएगा। ये किसने कहा? किसने कहा है? पुलिस वाले कहा रहे थे। अच्छा, शमशान घाट पे क्यों आई आप? शमशान घाट में हम उनसे बोले थे हमारा ढूंढेरा बस्ती घर है, वहाँ ले चलिए, हम किराए पे रहते हैं, हमारे मिलने जुलने देखेंगे तो बोले हम ले जा रहे हैं। यहाँ लाके छोड़ दिया, मुझे नहीं पता इस चीजों का। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।